पिछले लेक्चर में अपन ने तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग, तो तात्क्षणिक वेग क्या था, किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। उसके बाद में अपन ने पढ़ा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या था, t बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री और अभिक्रिया वेग के मध्य संबंध। क्यों पढ़ा था, क्योंकि जब एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले और एक से अधिक उत्पाद बने तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। तो वहां पे देखा था अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर को और उत्पादों में सांद्रता की वृद्धि की दर को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे थे, उनकी सांद्रता में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग देकर प्रदर्शित कर रहे थे। तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन भी किया था कि जो आपसे पूछे निर्माण की दर या बनने की दर या विघटन की दर हमेशा 1 मोल के लिए होती है और अभिक्रिया के वेग में ही सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो आपको एक क्वेश्चन पहले करवा दिया था पिछले वीडियो में। अब देखो आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता कितनी है भाई, 2.33 मोल पर लीटर थी, जो बाद में 184 मिनट बाद घटकर कितनी हो गई, 2.08 मोल पर लीटर रह गई। तो इस रह गई मतलब पहले सांद्रता कितनी थी, 2.33 मोल पर लीटर, फिर 184 मिनट बाद में कितनी हो गई, 2.08 मोल पर लीटर हो गई। तो इसकी अभिक्रिया कैसे हो रही है, 2N2O5 से क्या बन रहा है, 4NO2 प्लस O2 का निर्माण हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए आपसे कह रहा है कि औसत वेग की गणना करो, किसमें, घंटों में, मिनटों में और सेकंडों में, तथा वो क्या पूछ रहा है, NO2 के उत्पादन की दर अर्थात NO2 के बनने की दर को क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले रिएक्शन लिखो और रिएक्शन के लिए क्या लिख दो, वेग समीकरण लिख दो। तो इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग क्या हो जाएगा भाई, औसत वेग बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा T, या आप लिख सकते हो प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 की सांद्रता बटे डेल्टा T, या आप लिख सकते हो ऑक्सीजन के संदर्भ में डेल्टा ऑक्सीजन की सांद्रता बटे डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया भाई आपका, इस समीकरण द्वारा हो गया। अब देखो आपको यहाँ पे औसत वेग में क्या था, क्रियाकारकों के संदर्भ में R2 माइनस R1 करना था। अब ये आपको कह रहा है कि N2O5 की सांद्रता कितनी है, 2.33 से 184 मिनट बाद में, तो आपको टाइम अंतराल, समय अंतराल दे दिया उसने 184 मिनट। तो यहाँ पे देखो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 N2O5 बटे डेल्टा T। इसका मान दे रखा है N2O5 की सांद्रता, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 कितना है, 2.08 माइनस 2.33 बटे समांतराल कितना भाई आपका 184 मिनट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो कितना आता है भाई समांतराल, ये निकालो आप, 33 में से 8 गए तो कितने बच गए, 25। तो ये कितने बच गए भाई, माइनस के 25 और माइनस के 25 इधर आगे क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू माइनस का 0.25 बटे 184। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 बटे 2 गुना 184। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आता है लगभग 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। आपका आंसर क्या आएगा भाई,
मोल पर लीटर पर मिनट आएगा, क्योंकि आपको टाइम आपने क्या लिया है यहाँ पे, टाइम मिनट के अंदर लिया है, लेकिन आपको पूछ रहा है किस किस के अंदर, घंटों में और सेकंडों में। तो देखो, तो ये आपने क्या कर लिया, सांद्रता, अंतिम सांद्रता कितनी थी 2.08, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे कितनी दी हुई है 2.33, समय अंतराल उसने कितना दिया होगा 184 मिनट। बस आपको रखना है, जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये कितना आता है 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट क्या आ जाएगा, अभिक्रिया वेग। लेकिन आपको वेग किसमें पूछ रहा है, हावर्स में, घंटों में पूछ रहा है और सेकंड में। तो देखो सेकंड में निकालते हैं, सेकंड में निकालने के देखो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे 1/60, 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे भाई 1/60 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, मिनट को किसमें चेंज करोगे, सेकंड में, तो किसका भाग दोगे आप, 60 का भाग दोगे। तो इसका मान यदि आपको सेकंड में निकालना है तो 6.79 × 10⁻⁴/60 मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। तो ये मान आ जाएगा लगभग आपका 1.13 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका सेकंड में। तीसरा आपका वेग पूछ रहा है किसमें, घंटों में। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई 60। तो 1 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे 1/60। तो यहाँ पे आप जब मिनटों को, मिनट इनवर्स को किसमें, हावर्स इनवर्स में चेंज करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से। तो ये कितना हो जाएगा 6.79 × 10⁻⁴ × 60 मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। और ये आपका मान आ गया भाई कितना, इसको गुणा करोगे तो लगभग आएगा आपका 4.07 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। ये आ गया आपका आवर्स। तो आपको ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे औसत वेग पूछ रहा है मिनट में, सेकंडों में और हावर्स के अंदर पूछ रहा है। तो देखो आपको सांद्रता दे रखी है, प्रारंभिक सांद्रता 2.33 और जो 184 मिनट बाद में कितनी हो गई भाई आपकी 2.08। तो देखो R1 और R2 का मान दे रखा है। पहले सबसे पहले क्या लिखो, अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखो। तो औसत वेग समीकरण क्रिया कारकों के संदर्भ में कितना हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटे डेल्टा टी, और उत्पादों के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, +1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा टी, या आप कह सकते हो डेल्टा O2 बटे डेल्टा टी। यहाँ पे आपको N2 की सांद्रता दे रखी है, टाइम अंतराल कितना दे रखा है 184 मिनट। तो जब इसको सोल्व करते हो तो आपका मिनट में कितना आंसर आएगा 6.79 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट आएगा। मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो किसका, मिनट इनवर्स को सेकंड इनवर्स में चेंज करोगे तो किसका भाग दोगे आप 60 का। तो आपका सेकंड इनवर्स में वेग कितना आ गया 1.13 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी तरह हावर्स में, घंटों में चेंज करोगे इसको तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई आप 60 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हावर्स, घंटों में कितना आ जाएगा आपका 4.07 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। ये तो हो गया अभिक्रिया का औसत वेग। लेकिन आगे इसमें पूछ रखा है NO2 के बनने की दर या उत्पादन की दर क्या होगी। तो सबसे पहले इसको नोट करो, थोड़ी सी लैंग्वेज लंबी है इस क्वेश्चन की।
देखो आपको अभी क्या प्राप्त हुआ, औसत वेग क्या प्राप्त हुआ 6.79 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। अब आपको आगे क्या पूछ रहा है, NO2 के बनने की दर या उत्पादन की दर। तो आपको देखो जो पूछे वही निकालना है। तो आप कर सकते हो अभिक्रिया वेग बराबर लिख सकते हो आप 1/4 डेल्टा NO2 की सांद्रता बटे डेल्टा T। आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ये भी अभिक्रिया वेग है, किसी को भी क्या कर सकते हो आपस में रिलेट कर सकते हो, आपस में क्या कर सकते हो बराबर रख सकते हो। तो यहां से क्या आ गया अभिक्रिया वेग ये आ गया। तो आपको निकालना क्या है NO2 के निर्माण की दर। तो NO2 के निर्माण की दर क्या हो जाएगी, NO2 के उत्पादन की दर क्या हो जाएगी भाई, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T बराबर 4 इंटू वेग। ये निकाला आपको। NO2 के निर्माण की दर क्या थी, मैंने कहा स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का क्या नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, जो पूछे आपको वही। तो आप यहां से 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे वेग से, तो क्या आ जाएगी आपका NO2 के उत्पादन की दर या निर्माण की दर आ जाएगी। वेग का मान आपने ज्ञात कर लिया, तो क्या करोगे 4 इंटू 6.79 इंटू 10 की पावर -4। तो ये क्या आ जाएगी आपकी 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, 6 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27 इंटू 10 की पावर -4। तो ये लगभग 27.16 इंटू 10 की पावर -4, या आप कह सकते हो इसको 2.716 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। ये क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट। ये क्या आ गई भाई आपकी NO2 के उत्पादन की दर। तो यहाँ पे वेग कितना है आपका 6.79 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। और NO2 के उत्पादन की दर कितनी आई भाई आपकी 2.716 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट आए। तो आपसे जो पूछे क्वेश्चन में वही करना है। तो देखो इस स्टोइकोमेट्री वाले क्वेश्चन में या वेग वाले क्वेश्चन में आपके स्टोइकोमेट्री गुणांक से कब भाग लगेगा, जब आपसे पूछे अभिक्रिया वेग, और जब उसके उत्पादन की दर या विघटन की दर पूछे तो आपको क्या करना है स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग नहीं देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जो आपसे पूछे वो क्या था, चारों इनको क्या कर सकते हो आपस में रिलेट कर सकते हो। तो वेग का मान क्या आ गया आपका प्लस का 1/4 डेल्टा NO2। आपको क्या निकालना था डेल्टा NO2 की सांद्रता बटे डेल्टा T। ये 4 इधर आके वेग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या आ जाएगा NO2 के उत्पादन की दर आ जाएगा। इस तरह से आपके स्टोइकोमेट्री पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैंने आपको 2 एग्जांपल करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक। अब बात करते हैं अभिक्रिया वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक की, अर्थात रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट की क्या करते हैं बात करते हैं। तो द्रव अनुपाती क्रिया नियम में क्या कहा गया था कि द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है समानुपाती होता है। अर्थात किसी रिएक्शन का रेट या वेग किसके समानुपाती होता है, उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है समानुपाती होता है। तो आप कह सकते हो द्रव क्रिया अनुपाती नियमानुसार किसी
ताप पर, एक निश्चित ताप पर उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों या आप कह सकते हो क्रियाकारकों, अभिकारकों या क्रियाकारकों, अभिकारकों या क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्रियानुपाती नियमानुसार किसी अभिक्रिया का वेग एक निश्चित ताप पर उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों या अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। माना एक अभिक्रिया क्या हो रही है भाई आपकी, मान लो A से क्या बन रहा है, उत्पाद B बन रहा है। मान लो A से क्या बन रहा है, उत्पाद B बन रहा है। तो रेट अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती हो जाएगा भाई, एक ही सांद्रता के। किसके समानुपाती हो जाएगा भाई, एक ही सांद्रता के। या आप लिख सकते हो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू एक ही सांद्रता। यहाँ पे K है एक समानुपाती स्थिरांक है। तो ये तो बात होगी आप एक अभिकारक से क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। तो ये तो अपन एक सामान्य अभिक्रिया की बात करते हैं जहां पे क्या होंगे, एक से अधिक अभिकारक होंगे और वो क्या बना रहे होंगे, उत्पाद। तो एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका, जैसे मान लो एक अभिक्रिया है, एक BB प्लस CC से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक ये अभिक्रिया जिससे क्या कर रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो रेट क्या हो जाएगी भाई, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं या मोलों की संख्या क्या होती है, वो क्या चली जाती है, पावर में। तो A की पावर A इंटू B की पावर B इंटू C की पावर C हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। यहाँ से आप लिख सकते हो रेट बराबर क्या आ गया, K इंटू A की पावर A, B की पावर B और C की पावर C। तो ये क्या हो गया भाई, किसी अभिक्रिया का वेग हो गया। तो सामान्य अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, जितने भी उसके मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी, पावर में चली जाएगी। तो रेट को आप कैसे लिखते हो अभिकारकों के संदर्भ में, dR/dt बराबर क्या आ गया आपका, A की पावर A, B की पावर B और C की पावर C आ गया। और इस समीकरण को क्या कहते हैं, इसे वेग का अवकलन समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को क्या कहते हैं भाई, अवकलन समीकरण कहते हैं। माइनस का dR/dt बराबर K इंटू A की पावर A इंटू B की पावर B C की पावर C, इसको क्या कहते हैं, अवकलन समीकरण। तो किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार किसी अभिक्रिया का वेग एक निश्चित ताप पर उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों या क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। अपन एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा, माना एक अभिक्रिया A से B है तो रेट क्या हो जाएगी, एक ही सांद्रता के समानुपाती। या आप कह सकते हो समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या लगाओगे, एक स्थिरांक। तो रेट बराबर क्या हो गया आपका, K इंटू एक ही सांद्रता। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए आप क्या लिख सकते हो, A प्लस B प्लस CC से क्या बन रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है। तो रेट क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर A, B की पावर B और C की पावर C, अर्थात A की सांद्रता, B की सांद्रता और C की सांद्रता। यहाँ पे स्मॉल a b c क्या है, मोलों की संख्या। तो ये क्या चले जाएंगे, इनके पावर के रूप में, घातांक के रूप में चले जाएंगे। अतः रेट क्या हो जाएगी आपकी, K इंटू A की पावर A इंटू B की पावर B इंटू C की पावर C। तो रेट को कैसे लिखते हैं अभिकारकों के संदर्भ में, माइनस dR/dt बराबर K
इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू सी की पावर सी। तो इस समीकरण को क्या कहते हैं? वेग का अवकलन समीकरण कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वेग का अवकलन समीकरण क्या है, तो क्या लिखना होगा आपको? माइनस का dr/dt बराबर k इंटू ए की पावर ए बी की पावर बी सी की पावर सी। तो ये क्या हो गया? अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण हो गया। अभी देखो आपने रेट समीकरण क्या निकाला? रेट बराबर या वेग बराबर क्या निकाला? रेट बराबर k इंटू ए की सांद्रता की पावर ए बी की सांद्रता की पावर बी और सी की सांद्रता की पावर सी निकाला। यदि इस उपरोक्त समीकरण में सभी अभिकारकों की सांद्रता समान हो, तो यदि इस समीकरण में सभी अभिकारकों की सांद्रता समान हो अर्थात इकाई हो, तो आप कह सकते हो कि ए की सांद्रता बराबर बी की सांद्रता बराबर सी की सांद्रता कितनी हो भाई? एक। तो यहाँ पे इस समीकरण में क्या हो जाएगा भाई? रेट बराबर ये रखोगे तो रेट बराबर क्या आ जाएगा? k इंटू 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल? रेट बराबर k आ जाएगा। तो एक बात आगे समझ में कि जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तब अभिक्रिया वेग ही क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक कहलाता है या वेग नियतांक कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? यहाँ पे k क्या है भाई? वेग स्थिरांक या आप कह सकते हो वेग नियतांक या आप कह सकते हो रेट कांस्टेंट। क्या है भाई? ये रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे k क्या है? वेग स्थिरांक या वेग नियतांक या कह सकते हो आप रेट कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? वेग स्थिरांक की परिभाषा। तो वेग स्थिरांक क्या है भाई? वेग स्थिरांक या नियतांक वह अभिक्रिया वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, इसलिए वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। 2017 में आया था आपके राजस्थान बोर्ड में कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग इसे कहते हैं। तो आपको इस तरह से रेट समीकरण लिख के इस तरह से ये बताना था और नीचे क्या लिखनी थी उसकी परिभाषा। तो जो आपका वेग स्थिरांक है वो ही क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो आप कह सकते हो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता क्या हो भाई? इकाई हो। अतः आप कह सकते हो अतः वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का विशिष्ट वेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विशिष्ट वेग कहलाता है।
या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या कह सकते हो आप इसको? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो देखो ये ध्यान रखना, वेग स्थिरांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो जब सभी अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी? इकाई होगी, तो अभिक्रिया वेग ही क्या कहलाएगा? आपका वेग स्थिरांक कहलाएगा। इसलिए अभिक्रिया वेग को या वेग स्थिरांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। और वेग स्थिरांक किसके ऊपर निर्भर करता है भाई? वेग स्थिरांक केवल तापमान व स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करता है। इसके अलावा किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। मेनली किसके ऊपर निर्भर करता है? तापमान। तो ये तापमान का प्रभाव पड़ेंगे, तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से अभिक्रिया वेग तापमान पर निर्भर करती है और किस तरह से वेग स्थिरांक तापमान के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आपके रेट समीकरण में सभी अभिकारकों की सांद्रता क्या रखो? समान, अर्थात इकाई रखो, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? आपका k हो जाएगा। और यहाँ पे k को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। तो आप परिभाषा क्या लिख सकते हो? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। अतः वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का विशिष्ट वेग कहलाता है। वेग स्थिरांक केवल किसके ऊपर निर्भर करता है भाई? तापमान पे और अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करता है। तो ये अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के बारे में हो गया। अब पढ़ेंगे वेग और वेग स्थिरांक की इकाइयां, यूनिट कैसे निकालते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की रेट को प्रभावित करने वाले कारक। अभी बात करते हैं अभिक्रिया के वेग के बारे में। मैं दो रिएक्शन ले रहा हूं, वहां पे मैं ये प्रूव करूंगा कि अभिक्रिया का वेग संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर भी हो सकता है और उससे भिन्न भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उसके बराबर भी हो सकता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के, या उसके भिन्न भी हो सकता है। तो ऊपर वाली अभिक्रिया देखो, 2NO + O2 से क्या बन रहा है? 2NO। तो यहाँ पे अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा भाई? रेट बराबर K × NO की सांद्रता, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहाँ चला जाएगा? पावर में, और ये कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे पहले वाली अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के क्या हो रहा है? बराबर। भाई इसका 2 है, इसका 1 है, तो ये आ गया 3 है स्टोइकियोमेट्रिक, इसका 2 और इसका, तो ये पावर में चला गया। इसका ऑक्सीजन का क्या आ गया? 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाली अभिक्रिया में क्या है? अभिक्रिया वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर है। लेकिन देखो नीचे वाली अभिक्रिया में ये क्या है भाई? छद्म कोटि की अभिक्रिया। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब मैं आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको पढ़ाऊंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है भाई? जिनके अंदर एक अभिकारक क्या लिया जाता है? आधिक्य में लिया जाता है, तो उसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप सीधा सा एग्जांपल ले सकते हो। यदि आप समुद्र में से एक बकेट पानी निकालो तो समुद्र के जल स्तर पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो वही बात होगी। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है? दोनों अभिकर्मकों से या कोई भी एक अभिकर्मक क्या होता है? आधिक्य में होता है, एक्सेस में होता है, तो उसकी सांद्रता पर क्या पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए वो अभिक्रिया के वेग समीकरण में क्या नहीं होता? कैलकुलेट नहीं होता। तो ये अभिक्रिया क्या है भाई? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये अपन आगे बात करेंगे। ये क्या है? एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जब आप रेड लिखोगे,
रेट बराबर क्या जाएगा K इंटू एस्टर CS, ये क्या है भाई एथिल एस्टर CH3COC2H5 की पावर 1 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। और यहाँ पे जल के लिए आप क्या लिखोगे 0, अर्थात जल के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा भाई आपका K इंटू CH3COC2H5। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर भी हो सकता है और उससे भिन्न भी हो सकता है। तो नोट डाल के क्या लिखोगे, अभिक्रिया वेग किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। तो पहले वाले रिएक्शन में तो बराबर है और दूसरे वाले रिएक्शन में क्या है भिन्न है। तो इस तरह से आप कह सकते हो किसी अभिक्रिया का वेग किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के क्या हो सकता है बराबर भी हो सकता है और उससे भिन्न भी। पहले वाले रिएक्शन में देखो दोनों अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले रिएक्शन क्या है भाई एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अवघटन। तो यहाँ पे क्या होता है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहाँ पे एक अभिकारक क्या होता है आधिक्य में होता है, उसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए केवल यहाँ पे जल एक्सेस में है तो जल की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में ये भाग नहीं लगा, केवल अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अभिक्रिया वेग किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक की इकाइयों की, अर्थात यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं अभिक्रिया वेग की इकाई की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अभिक्रिया वेग की इकाई, उसके बाद में अपन देखेंगे किसकी रेट कांस्टेंट की वेग स्थिरांक। तो अभिक्रिया वेग क्या था भाई, अभिक्रिया वेग क्या था सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया वेग क्या था सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय क्या था। अभिक्रिया वेग क्या था भाई सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, या आप कह सकते हो सांद्रता बटे समय, यही तो था भाई सांद्रता बटे समय ऊपर सांद्रता, या आप इसको लिख सकते हो सांद्रता इनटू समय, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। अब देखो सांद्रता को कैसे लिखते हैं मोल पर लीटर में लिखते हैं, तो सांद्रता की इकाई क्या होती है मोल पर लीटर इनटू समय को किससे लिखते हैं सेकंड से। तो आपकी वेग की इकाई क्या हो जाएगी भाई, वेग की इकाई क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। देखो यहाँ पे टाइम यदि मिनट में है तो क्या जाएगा मिनट इनवर्स, हावर्स में है तो क्या जाएगा हावर्स इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या आ गई आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना
अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है? हमेशा कोई सी भी अभिक्रिया हो, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के अनुसार बदलती है, लेकिन वेग की इकाई क्या रहती है? हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड। अब ये टाइम यदि मिनट में है तो पर मिनट आ जाएगा, और यदि किसमें हावर्स में है, घंटों में है, तो पर हावर्स आ जाएगा। तो वेग क्या था भाई? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, या आप कह सकते हो सांद्रता बटे समय। तो या कह सकते हो आप सांद्रता इंटू समय की ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो समय को किससे लिखते हैं? सेकंड से, और सांद्रता को किससे लिखते हैं? मोल पर लीटर से लिखते हैं। तो वेग की इकाई क्या हो गई आपकी? मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना, वेग की इकाई कोई भी रिएक्शन हो सभी में क्या रहेगी? समान रहेगी। वो कितनी रहेगी? मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट की। तो वेग स्थिरांक की इकाई या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो अपन ने अभी वेग की इकाई पढ़ने से पहले वेग समीकरण निकाला था क्या? रेट बराबर k इंटू ए की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c, ये निकाला था। मान लो कोई अभिक्रिया लिख लो, इसके लिए अभिक्रिया पहले, ये अभिक्रिया हो रही है, माना एक अभिक्रिया क्या हो रही है भाई? a b और c से मिलकर क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इसके लिए आपने क्या निकाला? वेग समीकरण क्या निकाला था भाई? रेट बराबर k इंटू ए की पावर a इंटू बी की घात स्मॉल v इंटू सी की घात c। तो यहाँ पे देखो आपने क्या निकाला? रेट इस समीकरण के लिए क्या है? ये रेट है। k क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। तो k का मान कैसे निकालोगे भाई? रेट अपॉन a की पावर a, b की सांद्रता अपॉन c की सांद्रता। तो आपने क्या निकाल लिया? वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा भाई? ये जरा की सांद्रता क्या हो जाएगी? नीचे। तो देखो रेट क्या होती है भाई? सांद्रता इंटू समय इनवर्स, ये निकाला था अपन ने अभी, सांद्रता इंटू समय इनवर्स। और ये सभी भी क्या है? सांद्रता है। तो यहाँ पे a की सांद्रता, सांद्रता की पावर a इंटू सांद्रता की पावर b और इंटू सांद्रता की पावर c। नीचे वाली भी सारी सांद्रता है। और वेग की इकाई क्या होती है? सांद्रता इंटू समय इनवर्स। तो देखो एक चीज ध्यान में रखना, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या कोई भी उत्पाद है, यदि इनकी घात है नीचे बेस आधार क्या है? समान है, तो इनके घातांक क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो सारे के सारे सांद्रता पद है, तो इनके जो घातांक है, पावर है, वो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो? k को k बराबर सांद्रता इंटू समय इनवर्स बटे सांद्रता, सारे के साथ पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? इनके बेस मतलब आधार क्या है? सभी के समान है, इसलिए इनके पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो देखो ये भी सांद्रता है, ऊपर भी सांद्रता है, मैं इन दोनों को एक जगह कर सकता हूं, तो ये ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे ऊपर। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हो आप? k इंटू के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू समय इनवर्स। सांद्रता को ये भी क्या हो गया भाई? समान बेस है, तो इसको क्या लेके जा सकते हो आप? ऊपर। तो ऊपर ले जाओगे तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो k बराबर सांद्रता
1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। चूंकि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो n, और ये क्या कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। अभी पढ़ाएंगे आपको अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता। कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योगी क्या कहलाती है? उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्या है? घातांक है, इनका योग किसके बराबर मान लिया अपन ने? n बराबर। ये क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि। तो आप ये साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा भाई? k इंटू सांद्रता 1 माइनस n इंटू समय की इनवर्स। अब देखो सांद्रता को किस में लिखते हो आप? मोल पर लीटर में, और समय को किस में लिखते हो आप? सेकेंड में। तो k बराबर क्या आ गया आपका? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ भाई? मोल से 1 माइनस n मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 1 अपॉन लीटर से भी क्या हो रहा है? 1 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आप इसको लिख सकते हो मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर की पावर। लीटर ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? आपका n माइनस 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा? सेकंड। तो फाइनल आपका क्या आ गया? किसी भी वेग स्थिरांक का इकाई निकालने का क्या आ गया? सूत्र आ गया। तो आपको क्या याद रखना है कि k बराबर क्या होता है भाई? मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया आपका? किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करने का। वो n क्या है यहाँ पे? कोटि है। क्या है भाई? अभिक्रिया की कोटि है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर सकते हो। तो देखो अपन ने रेट समीकरण लिखी थी। रेट क्या होती है? k इंटू सभी अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ से वेग स्थिरांक निकालना हो तो रेट अपॉन सभी अभिकारकों की सांद्रता हो जाएगी। तो रेट क्या होती है? सांद्रता इंटू समय की सांद्रता बटे समय, या समय इनवर्स लिख सकते हो। नीचे क्या है? सभी की सांद्रता है। तो यदि बेस समान है, आधार समान है, तो सभी के घातांक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे अपन ने सांद्रता के सभी घातांक क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो आपका k का मान क्या आ गया? सांद्रता 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू समय इनवर्स। क्योंकि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो? n, और n क्या हो जाए? अभिक्रिया की कोटि। आगे पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया की कोटि। तो सांद्रता पदों के घातांकों का योगी क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? k बराबर सांद्रता इंटू 1 की पावर 1 माइनस n पावर इंटू समय इनवर्स। देखो सांद्रता क्या होती है? मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो देखो आप इसको करोगे तो मोल से कौन गुणा होगा? 1 माइनस n। अब लीटर 1 अपॉन लीटर को कैसे लिख सकते हो आप? लीटर इनवर्स। तो देखो माइनस ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? n माइनस 1 आ जाएगा अपॉन सेकेंड इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे सांद्रता आपके वेग स्थिरांक का इकाई क्या हो जाएगा? मोल की घातांक 1 माइनस n इंटू लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। n क्या है यहाँ पे? अभिक्रिया की कोटि। किसी भी रिएक्शन की क्या है? ऑर्डर या कोटि है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी अभिक्रिया का क्या निकाल सकते हो? वेग स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हो। तो ये क्या है भाई? अभिक्रिया कोटि है। ये क्या है? यहाँ पे n क्या है? अभिक्रिया कोटि। अब मैं देखो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसकी सहायता से आप कोई भी अभिक्रिया उसके लिए क्या निकाल सकते हो? अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान। तो मैंने कहा था वेग की इकाई क्या रहती है? समान रहती है, लेकिन वेग स्थिरांक की इकाई क्या रहती है? अलग अलग रहती है। अभी देखते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे n का मान क्या होता है? अभिक्रिया कोटि क्या होती है? परिवर्तित होती जाती है। इस कारण से वेग स्थिरांक का मान भी क्या होता जाता है? परिवर्तित होता जाता है। अब देखो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, किस तरह से आप k का मान, k की यूनिट निकालते हो। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए k की यूनिट क्या होती है, और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए अपन देखते हैं।
अब देखो आपके रेट कांस्टेंट की इकाई के लिए फाइनल समीकरण क्या आया था, K बराबर मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करने के लिए फाइनली क्या आ गया आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। देखो n क्या है, यहाँ पे रिएक्शन की कोटि है, कोई भी अभिक्रिया उसकी कोटि। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो जैसे आपसे कह दिया जाए फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि n बराबर क्या हो भाई 0, यदि अभिक्रिया की कोटि का मान क्या हो 0, तो ये क्या हो जाएगी भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब इस समीकरण में आप क्या रखोगे, n बराबर 0, तो क्या हो जाएगा भाई K बराबर मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब देखो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, तो K मोल लीटर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई क्या आती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। देखो मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा आपके ऑर्डर के क्वेश्चन, तो वहां पे आपको ये पूछ सकते हैं कि आपको ये पहचानना पड़ सकता है कि डायरेक्ट जैसे K का मान देके वहां पे यूनिट लिख दें, तो आपको यूनिट देखते पता चलना चाहिए कि ये एग्जांपल या ये क्वेश्चन किस ऑर्डर रिएक्शन का है। तो आपको ये वेग स्थिरांक की यूनिट निकालना क्या चाहिए आनी चाहिए, क्या है इंपॉर्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि n बराबर क्या रखोगे 0 रखोगे। दूसरी बात, यदि n बराबर क्या हो भाई 1 हो, तो ये क्या हो जाएगी प्रथम कोटि की रिएक्शन या अभिक्रिया, n बराबर 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इस समीकरण में रखो K बराबर मोल 1 माइनस 1 इंटू लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा भाई मोल 0 लीटर की पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1 के बराबर, तो ये दोनों 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो K का मात्रक फाइनली क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आता है सेकेंड इनवर्स आता है। तो क्वेश्चन में यदि वो ये नहीं लिख के देगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और या नहीं लिख के देता है और आपको K का मात्रक दे देता है, तो आप इसको देख के पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी कोटि का क्वेश्चन है, प्रथम कोटि का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं थर्ड, यदि n बराबर क्या हो 2 हो, तो ये कौन सी कोटि की हो जाएगी भाई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की रिएक्शन। तो यदि n बराबर 2 रखोगे इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा K बराबर मोल 1 माइनस 2 इंटू लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये आ गया आपका 1 माइनस 2 इंटू लीटर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा मोल माइनस 1 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपके सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन द्वितीय कोटि की रिएक्शन का वेग स्थिरांक का यूनिट क्या आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या आ जाएगी भाई आप मोल इनवर्स
लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखो K बराबर क्या रखना है, मोल इंटू 1 माइनस एन इंटू लीटर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। n क्या है, रिएक्शन की कोटि। यदि n बराबर 0 है तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन, शून्य कोटि का अभिक्रिया, और उसके लिए K का मान क्या आ गया आपके, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस समीकरण में क्या रखोगे, इस फॉर्मूले में n बराबर 0। यदि n बराबर क्या हो भाई 1 हो तो क्या कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और उसके लिए K का मात्रक क्या आ गया आपका, सेकेंड इनवर्स। और n बराबर यदि 2 हो तो कौन सी हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और उसके लिए K का मात्रक आ गया आपका मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस समीकरण में 0 ऑर्डर के लिए n बराबर 0 रखना है, n बराबर प्रथम कोटि के लिए 1 रखना है, और n बराबर क्या रखना है, 2 किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए। अभी अभिक्रिया की कोटि, अपन जब अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे तब वहां पे विद एग्जाम्पल बताएंगे किस तरह से अभिक्रिया की कोटि निकालनी होती है। कुछ अभिक्रियाओं की कोटि के एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, वो 0 ऑर्डर की है तो पर्सनल 0 ऑर्डर की होती है, प्रथम कोटि की होती है तो प्रथम कोटि की होती है। तो वो अपन जब ये ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तब वहां पे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो यहाँ पे n क्या है, रिएक्शन की कोटि। तो ये ध्यान रखना, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए K का मान क्या आ सकता है, अलग अलग आ सकता है, लेकिन वेग का मान क्या नहीं आ सकता, अलग अलग। तभी तो लिखा था K का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, ताप और स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। अरे स्टोइकियोमेट्री के ऊपर निर्भर करेगा तभी तो कोटि के ऊपर निर्भर करेगा। n का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। किसी की स्टोइकियोमेट्री 1 है, किसी की 2 आएगी, किसी की 3 आएगी, तो उसके आधार पर कोटि चेंज हो जाएगी, और कोटि चेंज हो जाएगी तो K का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। तो इस कारण से K का मान अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री चेंज होने के साथ साथ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से अपन ने क्या पढ़ लिया भाई, वेग के बारे में, वेग स्थिरांक के बारे में, उनकी इकाइयां निकालना पड़ ली। अब आप पढ़ेंगे अपन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपके मैंने 3 ही कारक दिए हैं, ताप का प्रभाव, या गैसीय अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव, या सांद्रता का प्रभाव, या आप कह सकते हो उत्प्रेरक का प्रभाव। तो आपके बुक में उत्प्रेरक और ताप का प्रभाव पीछे आरएनएस इक्वेशन पढ़ाने के बाद में दे रखा है, और सांद्रता तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे और पढ़ाऊंगा आपको उत्प्रेरक का प्रभाव और ताप का प्रभाव किस तरह से क्या होता है, वहां पे ताप गुणांक का मान कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें अपन सीखेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो देखो कौन कौन से कारक क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। एक तो अपन ने परिभाषा में लिखा था अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता की। दूसरा ताप, ताप क्या प्रभावित करता है, और तीसरा उत्प्रेरक। वैसे और भी कारक प्रभावित करते हैं अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, विलय और विलय की प्रकृति, तो आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। तो मैं भी आपके 3 ही कारक दे रखे हैं, अभिकारकों की सांद्रता और तापमान का प्रभाव और उसका उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखो मैं अभिकारकों की सांद्रता भी डिस्कस कर रहा हूँ, तापमान का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो अगले वीडियो में, क्योंकि आपकी बुक में वो क्या दे रखे हैं, लास्ट में दे रखे हैं, तो मैं उसको सीक्वेंस से, बुक के सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। इस कारण से उन दोनों फैक्टर को कहाँ ले लूंगा, जब आरएनएस इक्वेशन पढ़ाऊंगा उस वक्त क्या बताऊंगा आपको, वो दोनों कारक बताऊंगा, क्योंकि वहां पे वो क्या होते हैं, वहां से रिलेट होते हैं। तो आरएनएस इक्वेशन भी क्या होती है, तापमान के प्रभाव पर ही होती है। तो देखो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा तापमान, और तीसरा उत्प्रेरक। तीनों के तीनों प्रभावित करते हैं। मैं अब आपको एक सांद्रता यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद में तापमान का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव अपन पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपसे पूछ रहे हैं, बहुत 2-4 बार पहले भी पूछे हुए हैं कि उत्प्रेरक का प्रभाव बताइए या तापमान का प्रभाव बताइए। तो मैं दोनों कारकों को वहां पे एक साथ रिलेट करके
आरएनए सीक्रेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अभी यहाँ पे मैं तीनों को बताऊंगा, लेकिन उत्प्रेरक और तापमान को लिखाएंगे कहाँ पर, जब वहां पे आरएनए सीक्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग किस तरह से निर्भर करता है। देखो, जब अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखाई तब मैंने क्या लिखवाई थी, द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान बढ़ता है तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ता है। या मैं कह सकता हूं, यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो आप कह सकते हो अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आपके अभिकारकों की सांद्रता के हो जाएगा। तो यदि आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं दोनों कारक में यहीं पे समझा देता हूं, अपन नोट कब करेंगे, जब बाद में करेंगे। तो सेकंड कारक कौन सा है, तापमान। देखो, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों होता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अभिकारकों के कणों की गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया वेग कितना बढ़ जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 2 से 3 गुना। तो तापमान के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं अपन उत्प्रेरक। देखो, उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के पथ की लंबाई को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अर्थात कोई अभिक्रिया ज्यादा समय ले रही है तो उत्प्रेरक मिलाने पर वो क्या हो जाती है, कम समय में कंप्लीट हो जाती है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया पथ की लंबाई क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये जब अपन वहां पे पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे समझानी पड़ेगी। तो वहां पे सब चीजें समझा के फिर आपको उत्प्रेरक का प्रभाव समझाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूँ कि उत्प्रेरक भी क्या करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया पथ की लंबाई घटा देता है। जिससे क्या होगी, कोई अभिक्रिया मान लो लंबे पथ से आती है तो वो क्या आने लग जाएगी, शॉर्ट पथ से आ जाएगी। तो अपन वहां पे भी डायग्राम ये चीज यहाँ पे वहां पे समझेंगे। तो देखो, उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक तो बढ़ाएगा, ऋणात्मक घटाएगा। ये सब चीजें वहां पे अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभिक्रिया वेग को मेनली 3 कारक प्रभावित करते हैं, आपके और भी करते हैं, पर आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, अभिकारकों की सांद्रता, तापमान और उत्प्रेरक। अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तापमान के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक भी क्या करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। इन दोनों प्रभाव को डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक होगी। आपको कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।